58 साल की उम्र में मैंने सड़क किनारे छोड़ी गई एक युवा अपराधी को अपने पास पनाह दी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कभी भी उसका दिल नहीं जीत पाई। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि उसकी सफ़ेद चांदनी में मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में उसका एक कोमल पक्ष भी है। ये रिश्ता मेरे लिए बना ही नहीं था। जिस दिन मैंने इसे छोड़ने का फैसला किया, मैंने झूठ बोला। मैंने उससे कहा कि मैं तुरंत वापस आऊँगा, फिर मैं कभी वापस नहीं लौटा। 7 साल बाद हम फिर मिले। एक फिल्म सेट, अब एक शीर्ष पुरस्कार विजेता अभिनेत्री। उसने एक बार फिर मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। तुमने कहा था कि तुम अभी वापस आओगे। तुम कहाँ चले गए थे? तनाव से मेरी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। निंगबिंग पुरस्कार विजेता नई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मेरे ठीक 5 मीटर पीछे खड़ी थी। अगर मैं जरा भी पीछे मुड़ता तो मैं उसके सामने आ जाता। सुश्री बी, अगले दृश्य में आप अपने पूर्व प्रेमी से फिर से मिलती हैं। आपको उनके लिए तड़प और उन्हें जाने न देने की जिद दिखानी होगी। बाइंडिंग बिंग ने हल्के से व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मुझे नहीं लगता कि तरसने शब्द का प्रयोग उचित है। वह उसका पूर्व प्रेमी है। अब किस बात की चाहत रह गई है? उसकी आवाज़ हमेशा की तरह ठंडी और उदासीन थी। जब वह 18 साल की थी, उसने उसी ऊंची नीची आवाज़ में मुझे शियावू कहकर पुकारा। मेरे पीछे चल रही बातचीत जारी थी। सहायक की बात मुझे साफ सुनाई नहीं दे रही थी। निर्देशक क्या कह रहे थे, लेकिन निंगबिंग की दूर की आवाज़ मेरे कानों में एकदम स्पष्ट रूप से गूंज उठी। मैं उस पूर्व प्रेमिका को बहुत पहले ही भूल चुकी हूँ। मुझे पुराने प्यार में फिर से पड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस पुरानी प्रेमिका की तरह मेरा उसे जानने का दावा करने का भी कोई इरादा नहीं था। शूटिंग खत्म होने के बाद हम अपने अपने रास्ते चले जाते। जब मैं सोच में डूबा हुआ था, तभी अचानक एक सहकर्मी ने मेरा नाम पुकारा, शियावू। क्या तुम्हें वह मिल गई? क्या अभी भी प्रॉप्स तैयार हैं? अचानक पृष्ठभूमि में सन्नाटा छा गया। मैंने प्रॉप्स उठाए और जल्दी से वहां से निकल गई। बिंग बिंग मेरे पीछे नहीं आई। शायद उसने सुना नहीं, या शायद उसने ये सुना और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। स्टूडियो सजाते समय मैंने अपने सहकर्मी से कहा, अगली बार मुझे सिर्फ शियांग कहकर बुलाओ। मुझे शियावू मत बुलाओ। शियाओ सुनने में अच्छा लगता है। शियांग ज्यादा पेशेवर लगता है। मेरे सहकर्मी जोर से हंस पड़े। कितना बेतुका कारण है। ये पहली फिल्म थी जिसमें मैंने सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। प्रोडक्शन टीम में शामिल होने से पहले ही मुझे पता था कि महिला मुख्य भूमिका निंगबिंग निभा रही हैं। वह एक मनोरंजन उद्योग के आधे संसाधनों पर अपना अधिकार रखने वाली दूसरी पीढ़ी की स्टार। इसके अलावा उनका अभिनय भी लाजवाब है। उन्होंने मात्र कम उम्र में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 25। जहां तक मेरी बात है, दुर्भाग्य से मैं उसका पहला प्यार हूं। मुझे इस बात पर दुविधा थी कि मुझे यहां आना भी चाहिए या नहीं, लेकिन अंत में मैं हार नहीं मानना चाहता था। करियर का इतना शानदार अवसर था, इसलिए मैं फिर भी वहां गया। मैंने खुद से वादा किया कि मैं उसे कभी पता नहीं चलने दूंगा कि यह मैं हूं। अगर उसने ऐसा किया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि 7 साल पहले हमारा ब्रेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैंने एक पत्र में लिखा था कि मुझे हमेशा से पता था कि वह एक स्टार की बेटी है, और मैंने उससे सिर्फ उसके परिवार की बुराई जानने के लिए संपर्क किया था। मैंने कहा कि मुझे उसके जैसी छोटी मोटी बदमाश लड़की कभी पसंद नहीं आई और मुझे तो कोई सौम्य स्वभाव की लड़की ज़्यादा पसंद है। मैंने उससे कहा कि हमें फिर कभी नहीं मिलना चाहिए। मैंने जो शब्द लिखे थे वे शांत और तटस्थ लग रहे थे, लेकिन मेरा वास्तविक प्रस्थान बेहद दयनीय था। मुझे नहीं पता कि बाइंडिंग बिंग को अपना प्रस्थान समाप्त करने के बाद कैसा लगा होगा। वो चिट्ठी पढ़कर मुझे बुरा लगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नाराज़गी रखने वाली है। अगर उसे पता चल गया तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। हम शायद हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। बाइंडिंग बिंग असल में टीवी से भी ज़्यादा खूबसूरत है। वो जीन्स वाकई लाजवाब हैं। खैर, उसके माता पिता को देखो। दोनों अपने समय के शीर्ष सितारे थे। उसका एक छोटा सा हिस्सा भी किसी भी सामान्य व्यक्ति को मात देने के लिए काफ़ी है। लेकिन मुझे वास्तव में उससे प्यार है। बिंग बिंग का अंदाज ही अलग है। वो बेहद शालीन और सभ्य लगती हैं। मुझे यकीन है कि वो अपने ज़माने में स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की रही होंगी, है ना? मैं लगभग दम घुट गया। निंगबिंग स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की? गलत। वह न केवल स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं थी, बल्कि एक कुख्यात बदमाश थी। हर कोई, मैं उससे दूर ही रहता था। मैं उससे पहली बार मिलने का पल कभी नहीं भूलूंगा। जोरदार बारिश हो रही थी और लोग सड़क पर भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन वह सड़क किनारे बिल्कुल स्थिर बैठी थी, जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। जब मैं उसके पास पहुंचा, तभी उसने ऊपर देखा। उसकी आवाज़ बेहद गुस्से वाली थी जब उसने झल्लाकर कहा, दफा हो जाओ। लेकिन मैं नहीं गया। इसके बजाय मैंने उसके ऊपर छाता लगा दिया। वह मेरे और बिंग बिंग के लिए शुरुआत थी। मैंने उन यादों को मिटाने के लिए अपना सिर हिलाया। स्टूडियो बहुत शोरगुल वाला था, इसलिए मैं बैठने के लिए सीढ़ियों की ओर चला गया। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने देखा कि बिंग बिंग वहाँ अंधेरे में खड़ी थी। वह मुझे ठंडी निगाहों से देख रही थी, ठीक वैसे ही जैसे वह सालों पहले देखती थी। सीढ़ियों का रास्ता एकदम अंधेरा और शांत था। मैंने जाने की तैयारी में अपना सिर नीचे कर लिया।
तभी निंगबिंग ने मुझे पुकारा, आप क्या काम करते हैं? सहायक निर्देशक, अभी अभी स्नातक हुई हैं और पहले से ही निर्देशक जेन की सहायक बन गई हैं। ये वाकई सराहनीय है। धन्यवाद मिस बी। तुम्हारी उम्र कितनी है? 21, उसने हल्की उदासीन हंसी हंसते हुए कहा। हमारी उम्र एक जैसी है, फिर भी आप मुझे मिस कहते हैं। यहाँ तक कि एसोसिएट डायरेक्टर भी मुझे मिस बाई कहते हैं और उनकी उम्र 43 साल है। एक बार और कहिए। मुझे बहुत बुरा लगा, उसने अपने दांत दिखाते हुए जवाब दिया। मिस बी। अंधेरे में मैं बाइंडिंग बिंग को साफ साफ नहीं देख पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह का कोना ऊपर की ओर फड़क रहा हो, लेकिन वह एक ठंडी भावहीन मुस्कान थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, फिर भी मेरे दिल में आशा की एक किरण बाकी थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने मुझे पहचाना हो। 7 साल पहले की तुलना में मैं पूरी तरह से एक अलग इंसान बन गया हूँ। मैं एक दुबले पतले व्यक्ति से बिल्कुल बदल गया हूँ। दुबले पतले लड़के से मैं एक आकर्षक व्यक्ति बन गया हूँ जिसे अक्सर तारीफें मिलती हैं। यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार भी मुझे मुश्किल से पहचान पाते हैं। वैसे भी अभी मैं गुमनामी में खड़ा हूँ। मिस बी, कृपया थोड़ा आराम कीजिए, मैं अब चलती हूँ। रुको, उसने फिर पुकारा। आपका नाम क्या है? फोंग चेन। क्या आपने कभी कोई दूसरा नाम इस्तेमाल किया है? नहीं, मैंने नहीं किया। बी निंगबिंग चुप हो गई। मुझे पसीना आ गया। उस समय मेरा नाम फांग चेन था, लेकिन बाद में मैंने इसे बदलकर फोंग शियावू रख लिया। उसने एक बार मुझसे झूठ बोला था, तो अगर मैं अब उससे झूठ बोलूं तो हम बराबर हो जाएंगे। 10वीं कक्षा की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मुझे बिंग बिंग एक सड़क के कोने पर मिली। उसने कहा कि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है और उसका कोई परिवार नहीं है। मैंने सचमुच उसकी बात पर विश्वास कर लिया। मुझे लगा कि वह बिल्कुल मेरी तरह है, एक गरीब बच्ची जिसे कोई नहीं चाहता। जब मैं छोटी थी, मेरे माता पिता के तलाक के बाद दोनों ने नए परिवार बसाए और उनके और बच्चे हुए। उनमें से कोई भी मुझे नहीं चाहता था। मुझे मेरी चाची के तहखाने में रहने के लिए भेज दिया गया। मैं हमेशा बहुत अच्छे व्यवहार वाली थी, क्योंकि अच्छा व्यवहार ही कम से कम खाना पाने का एकमात्र तरीका था। बे और मैं, निंगबिंग और मैं, दो बिल्कुल अलग तरह के लोग थे। मैं अंतर्मुखी और शांत स्वभाव की थी। पढ़ाई के अलावा मुझे बाकी सब चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। 11वीं कक्षा में बिंग बैंग और मुझे एक ही क्लास में रखा गया था। किसी को नहीं पता था कि वह क्या कर रही थी। परिवार इसी से अपना गुजारा करता था। यहाँ तक कि अफवाहें थीं कि वह अनाथ है, उसके माता पिता नहीं हैं और उसका कोई सहारा नहीं है। स्कूल में हम दोनों बिल्कुल अजनबी जैसे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि हर बार रात होते ही निंगबिंग तहखाने की खिड़की पर दस्तक देती थी। मैं उसके लिए एक छोटा सा कोना साफ कर देता था ताकि वह उस पर चटाई बिछा सके। अगले दिन मेरी चाची के परिवार के जागने से पहले ही वह ऐसे चली जाती जैसे वह कभी वहाँ थी ही न। निंगबिंग अक्सर स्कूल नहीं जाती थी, और जब भी मैं उसे दवा लगाती उसे हमेशा चोट लग जाती थी। फन शियावू, मुझ पर नरमी बरतो। उसने मुझे शियाव कहना शुरू कर दिया। सहपाठी शियावू, क्या आप थोड़ा और नरमी से बात कर सकते हैं? शियाव मेरा घर का उपनाम था जो मेरी स्वर्गीय दादी ने मुझे दिया था। फोंग शियावू की तुलना में मुझे ये नाम कहीं ज़्यादा पसंद था, क्योंकि बिंग बिंग हमेशा फर्श पर बिछी चटाई पर सोने आती थी। मेरे अवचेतन मन में मुझे लगता था कि वह मुझसे भी ज़्यादा दयनीय थी। इसके अलावा जब मैं अपनी किताबें भूल गया और शिक्षक से डांट खाई तो मुझे एक तरह का भ्रम हो गया। निंगबिंग पीछे की पंक्ति से सीधे आगे की मेज तक चलकर जाती थी और उसने अपनी किताब मेरी मेज पर फेंक दी। हालांकि मैं एक लड़का हूं, लेकिन मेरा विकास देर से हुआ और मैं कद में काफ़ी छोटा था। दूसरी कक्षाओं के छात्र अक्सर मुझे तंग करते थे। जब भी मैं हकला रहा था और मुझे जवाब देना नहीं आता था, बिंग बिंग मेरी रक्षा के लिए आगे आ जाता था। वह मेरी सुरक्षा में है। मैंने गलती से सोचा था कि हम एक जैसे स्वभाव वाले लोग हैं जिनका भाग्य एक जैसा है। बहुत बाद में मुझे एहसास हुआ कि हमारे बीच कभी कोई आपसी सहानुभूति थी ही नहीं। बाइंडिंग बिंग दूसरी पीढ़ी की स्टार हैं। उनके परिवार के पास अनगिनत संपत्तियां और सुपरकारें हैं। उनके जूतों की एक जोड़ी से मैं पूरा घर खरीद सकता हूं। पूरे सीजन के कपड़े उसने मुझे सिर्फ अपने परिवार को परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया। मुझे ये पहली बार कब पता चला? शायद उसी दिन जब लू जिंगियन प्रकट हुई थी। मेरे विचारों की श्रृंखला, अचानक ही सब कुछ रुक गया। सेट पर वापस आने के बाद मेरे हाथ में एक कप दूध वाली चाय थमा दी गई। लू जिंगी फिर से मिलने आए हैं। उन्होंने दूध वाली चाय खरीदी है। ये सब के लिए है, आपको इसे देखना ही होगा। एक लंबा, अमीर और आकर्षक व्यक्ति एक शीर्ष अभिनेत्री के बगल में खड़ा है। यह एक आदर्श जोड़ी है। मैंने दूर की ओर एक नज़र डाली। बिंग बिंग लू जिंग्यांग के बगल में खड़ी होकर अपना सिर झुकाए उनकी बातें सुन रही थी। बाकी सब की तरह मैं भी उस खूबसूरत शख्स से अपनी निगाहें नहीं हटा पा रही थी। अचानक, मानो उसे छठी इंद्री आ गई हो, बिंग बिंग ने सीधे मेरी ओर देखा। मैंने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। जब मैंने दोबारा ऊपर देखा तो वह वहां नहीं थी। मुझे देर तक देखते रहे। ऐसा लगा जैसे वह पल महज मेरी कल्पना थी।
रैप की शूटिंग के बाद बिंग बिंग ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ फैशन शो के लिए पेरिस चलोगी? उनका लहजा और हाव भाव 7 साल पहले से कोई फर्क नहीं था। मैं गहरी सोच में डूब गया। हाई स्कूल के दौरान निंगबिंग और मैंने हमेशा एक शुद्ध रिश्ता बनाए रखा था। हमारा रिश्ता सहपाठियों जैसा था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद गर्मियों की छुट्टियों में ही हम असल में एक दूसरे के करीब आए। वह बहुत भावुक नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे अस्वीकार भी नहीं किया। बस इतना था कि उसके मुंह से अभी भी एक भी कोमल शब्द नहीं निकल पाता था। फिर भी कुछ मामलों में वह एक आदर्श प्रेमिका थी। उदाहरण के लिए, वह ध्यान रखती थी और हमेशा मेरी इज्जत बचाने का तरीका जानती थी। लेकिन बिंग बिंग ने मुझे कभी अपने दोस्तों से नहीं मिलवाया। एक बार मैं तय हो गया था। मैंने उसे सरप्राइज देने के इरादे से ढूंढा, लेकिन वह एकदम तनाव में आ गई और चिढ़कर बोली, अब यहाँ मत आना। दरअसल उस समय मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। मैंने बस यही सोचा था कि लू जिंगियन के आने तक उसका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। उसने एक महंगा सूट पहना हुआ था और उसके बाल करीने से संवारे हुए थे, जिससे वह प्रकाश की एक चमकदार किरण की तरह लग रहा था। बिंग बिंग, तुम यहाँ क्यों भाग आए? मैंने अभी अभी एक फरारी खरीदी है। चलो तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। फरारी नाम सुनकर मेरे घुटने कांपने लगे। लू जिंगियन, उसने शक भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा। बिंग बिंग, ये कौन है? हेलो, मैं बिंग बिंग का बॉयफ्रेंड हूँ। ये कैसा मजाक है? बिंग बिंग, भला तुम्हारे जैसे किसी पर कैसे फिदा हो सकती है? मैं तो उसका होने वाला बॉयफ्रेंड हूँ। हमारे दोनों परिवारों के बीच पहले से ही रिश्ते हैं। सगाई? किसने कहा? बिंग बिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने लू जिंगियन को धक्का देकर दूर कर दिया। सगाई को लेकर उसका लहजा दृढ़ था। मैंने कभी इसके लिए सहमति नहीं दी। उसकी बात बेजान सी लग रही थी। बिंग बिंग के माता पिता के मुझसे मिलने आने के बाद मुझे आखिरकार पता चला कि वह दूसरी पीढ़ी की स्टार थी, और कोई साधारण दूसरी पीढ़ी की स्टार नहीं। उनका परिवार व्यावहारिक रूप से आधी कंपनी को नियंत्रित करता था। मनोरंजन उद्योग। निंगबिंग के अपने माता पिता के साथ संबंध तनावपूर्ण थे, इसलिए उसने जानबूझकर एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल से दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया। वह नियमित सरकारी हाई स्कूल में पढ़ती थी और जानबूझकर घर जाने से इनकार कर देती थी। उसके माता पिता साल भर घर से बाहर रहते थे और अपनी बेटी पर शायद ही कभी ध्यान देते थे। उनके पास कोई मुझे अंदाजा नहीं था कि वह हर दिन क्या कर रही थी। उस दिन हमारी बातचीत के अंत में उसके पिता ने मुझसे कहा, युवक, शायद तुम्हें ये पता न हो, लेकिन यद्यपि बिंग बिंग हमारी बेटी है, वह बहुत विद्रोही है। वह सिर्फ तुम्हारे साथ रह रही है। वह जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है। असल में उसके मन में तुम्हारे लिए सच्ची भावनाएं नहीं हैं। पहले भी वह कई बार ऐसा कर चुकी है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो बस देख लीजिए कि वह जिंगियन के साथ कैसा बर्ताव करती है। जिसे वह सच में पसंद करती है वह जिंगनियान है। बात बस इतनी सी है कि वे बचपन से साथ खेलते आए हैं, इसलिए उसे अभी तक अपनी भावनाओं का एहसास नहीं हुआ है। नौजवान, तुम और हमारा परिवार एक ही राह पर नहीं चलते। बाद में मुझे एहसास हुआ उसके पिता मुझसे झूठ नहीं बोल रहे थे। हालांकि वह हमेशा शिकायत करती थी कि वह परेशान करने वाला है, लेकिन बिंग बिंग वास्तव में लू जिंगियन के साथ बहुत धैर्य रखती थी। एक पल तो जिंगियन मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहा था और अगले ही पल बिंग बिंग के आते ही उसने खुद को पीड़ित के रूप में पेश किया। बिंग बिंग, फन शियावू, बस मुझे मारने की धमकी दी। फन शियावू, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, उससे पंगा मत लेना। उसने उसे मॉडिफाई कर दिया था। उस पल मुझे आखिरकार समझ आ गया। बात यह नहीं थी कि बिंग बिंग एक निर्मम इंसान जो प्यार नहीं कर सकती थी, बस इतना ही कि उसके दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं जागा। अगस्त के अंत में मैंने बिंग बिंग के माता पिता द्वारा प्रस्तावित शर्तों को स्वीकार कर लिया। उनके प्रायोजन से मैं विदेश में पढ़ाई करने गया। मेरी परिस्थितियों को देखते हुए विदेश में पढ़ाई करने का शायद यही मेरा जीवन का एकमात्र मौका था। जिस दिन मुझे जाना था, मैंने बिंग बिंग से कहा कि मैं चॉकलेट खरीदने जा रही हूँ। हमेशा की तरह बिंग बिंग ने अपना बटुआ निकाला, मानो सबसे महंगा वाला खरीदना चाहती हो। मैंने उसे एक तरफ रख दिया। कोई ज़रूरत नहीं, मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी वापस आती हूँ। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। उसके बाद मैंने उसके माता पिता की मांगों का पालन करते हुए कभी वापस नहीं लौटा। मैंने निंगबिंग की बची खुची सारी उम्मीदों को पूरी तरह से कुचलने के लिए एक ठंडा, निर्मम ब्रेकअप लेटर छोड़ दिया। ये पहला प्यार जो महज 3 महीने तक चला। शरद ऋतु आते आते मैं धीरे धीरे मुरझा गई। मैंने अपना नाम बदल लिया था और अपने हाई स्कूल के दोस्तों से सारे संपर्क तोड़ दिए थे। मैं पहले काफ़ी साधारण थी और अक्सर मेरे सहपाठी मुझे तंग करते थे। मुझे पढ़ाई करने का ये सुनहरा अवसर बहुत अच्छा लगा और मैंने जिम जाना और अच्छे कपड़े पहनना भी सीखा। मेरे नाम से लेकर मेरी शक्ल सूरत तक सब कुछ बदल गया। उसके माता पिता ने जानबूझकर मेरे निशान मिटाने की कोशिश की थी। बिंग बिंग के पास मुझे ढूंढने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी नज़र में मैं मानो मर चुका था। हालांकि मैंने बहुत कुछ सुना। निंगबिंग के बारे में एक खबर मैंने यह अपने जाने के बाद सुना।
उसने 1 साल दोहराने का फैसला किया, एक शीर्ष फिल्म स्कूल में दाखिला लिया और डेब्यू किया। उसका सफ़र, स्टारडम का सफ़र बेहद सहज रहा। कैमरे के सामने वह सौम्य और शालीन थी, उनकी मनमोहक मुस्कान ने अनगिनत प्रशंसकों का दिल जीत लिया। उसमें उसके पुराने रूप का कोई निशान नहीं बचा था। मैंने मन ही मन सोचा, हर कोई बदलता है, मैं भी बदल गई हूँ। काम खत्म होते होते मैं पूरी तरह थक चुकी थी, शरीर में दर्द हो रहा था। फिर भी मेरे सहकर्मी उत्साह से भरे हुए थे। हे भगवान, ये तस्वीर तो कमाल की है। ये क्या है? बाइंडिंग बिंग के बिहाइंड द सीन की एक तस्वीर हॉट सर्च पर ट्रेंड कर रहा है। मैंने झांक कर देखा, एक अनौपचारिक तस्वीर ने ऑनलाइन जबरदस्त हलचल मचा दी थी। ये वह दृश्य था जहां बाइंडिंग बिंग संयोगवश उसकी मुलाकात अपने पूर्व प्रेमी से दोबारा हो जाती है। उसकी आंखों को देखिए, उसका अभिनय लाजवाब है। बाइंडिंग बिंग ने सचमुच महिला किरदार को जीवंत कर दिया है। तस्वीर में बाइंडिंग बिंग चुपचाप सीधे आगे देख रही थी। उसका शरीर एकदम स्थिर था, लेकिन उसकी निगाहों में एक लाल लौ चमक रही थी जो अनियंत्रित थी और बेचैन। मुझे उससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात तस्वीर के नीचे का कैप्शन था। पृष्ठभूमि में धुंधली आकृति, ठीक वही जगह जहां उसकी निगाहें टिकी हुई थीं। मैं ही था, और शूटिंग का एक और दिन शुरू हो गया। मुख्य अभिनेता का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये दोनों अभिनेताओं के बीच एक महत्वपूर्ण टकराव का दृश्य था और किसी ने भी इसकी शूटिंग में देरी करने की हिम्मत नहीं की। निर्देशक चिंतित थे और अंततः उन्होंने बिंग बिंग के दृश्यों को पहले फिल्माने के लिए एक बॉडी डबल ढूंढने का फैसला किया। बिंग बिंग खुद ही जोड़ीदार चुनना चाहती थी। मैं भीड़ के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था, फिर भी निंग बिंग की नज़रें सीधे मुझ पर पड़ीं। उसे चुनो, मैं व्यस्त हूँ। निर्देशक को कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने मुझे तुरंत मुख्य पुरुष कलाकार की पोशाक पहनने के लिए कहा। मुझे सिर्फ अपनी पीठ दिखानी थी, लेकिन किसी भी तरह की त्रुटि से बचने के लिए मेकअप आर्टिस्ट ने मेरे चेहरे पर थोड़ा सा टचअप किया। जब मैं बिंग बिंग के सामने खड़ी हुई तो वह एक पल के लिए जम सी गई। पल भर में ही निंग बिंग ने मुझसे पूछा, क्या आप बहुत घबराए हुए हैं? क्या आपने पहले कभी अभिनय नहीं किया? आपको अभिनय करने की ज़रूरत नहीं है, बस सुनिए। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने कहा, आराम कीजिए। अगर आप तनाव में हैं तो आपका शरीर अकड़ा हुआ होगा और कैमरे पर यह अप्राकृतिक लगेगा। ठीक है, गहरी सांस लेकर खुद को शांत करो। धन्यवाद मिस बी। कैमरा थोड़ी देर में मुझ पर होगा, आपको बस मेरी बातें ध्यान से सुननी हैं। और जब निंग बिंग ने बोलना बंद किया तो मैंने ऊपर देखा और पूछा, और क्या, मेरी चॉकलेट कहाँ है? उसने हर शब्द को स्पष्ट रूप से कहा। उसकी आंखें तीखी और ठंडी हो गईं। पुराने दिनों से जरा भी नरमी न दिखाते हुए उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। शाओ, वो 7 साल हो गए हैं। आप अब तक इसे खरीद चुके होंगे, ये तो निश्चित है। मैं तो मर ही गया। यही मेरी पहली प्रतिक्रिया थी। बाद में पता चला कि बिंग बिंग ने मुझे बहुत पहले ही पहचान लिया था। संयोग से वह दृश्य ठीक उसी समय का था जब मुख्य अभिनेत्री के बाद पुनर्मिलन के दौरान वह मुख्य अभिनेता के सामने अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त करती है। मैं एक पल के लिए झिझक गया। मुझे लगभग यकीन हो गया था कि वो मुझसे यही कहना चाहती थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? निंग बिंग की किताब द रियल लाइफ में तो उसने मुझसे कभी कोई रोमांटिक बात नहीं कही थी। शूटिंग खत्म होने के बाद निर्देशक ने मुझे थम्स अप दिया। शियांग, तुम्हारे अंदर अभिनय की स्वाभाविक प्रतिभा है। अभी तुम्हारी निगाहें बिल्कुल। क्या ये संभव है? क्या हम दोनों अगले कुछ दृश्यों में सचमुच वास्तविक भावनाओं के साथ अभिनय कर रहे थे? निंग बिंग ने विशेष रूप से मुझे ही प्रभारी बनाया था। मेरा दिमाग, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके प्रभाव को देखते हुए निर्देशक भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब मुझे चुनना, अगर यह बदला नहीं है तो फिर क्या है? मैं था, मुझे सहायक से पदोन्नत करके एसोसिएट डायरेक्टर बनाया गया था और विशेष रूप से निंग बिंग की खरीद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मुझे दिन में 18 घंटे उसके आसपास ही रहना पड़ता था, लेकिन मैं सिर्फ एसोसिएट डायरेक्टर का काम नहीं कर रहा था। उदाहरण के लिए, जब क्रू को भारी प्रॉप्स को हिलाने की ज़रूरत होती थी तो जैसे ही मैंने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई, निंग ने तुरंत काम शुरू कर दिया। बिंग मुझे वापस खींच लाती, मेरे लिए एक कप दूध वाली चाय खरीद लाती। और सिर्फ दूध वाली चाय ही नहीं, वह ढेर सारे स्नैक्स भी ऑर्डर करती। जाहिर है उन्हें डिलीवर किया जा सकता था, लेकिन उसने जिद की कि मैं खुद जाकर उन्हें ले आऊं। वैसे भी मेरे सभी सहकर्मी मुझसे बहुत ईर्ष्या करते थे क्योंकि मुझे बस बाहर जाकर घूमने फिरने के लिए पैसे मिलते थे। लेकिन जब मैं नाश्ता वापस लेकर आई तो बिंग बिंग ने उसे खाना ही नहीं चाहा। बिंग बिंग के साथ एक हफ्ते तक इस तरह काम करने के बाद मेरा वजन वास्तव में बढ़ गया। वजन, समय के साथ मेरे सहकर्मी भी उत्सुक हो गए। क्या वह जानबूझकर तुम्हारे लिए ये स्नैक्स खरीदती है? बिल्कुल नहीं, लेकिन वह तुम्हें बहुत लाड़ प्यार करती है। बिंग बिंग आमतौर पर बहुत सख्त। उनकी कंपनी ने इस फिल्म में निवेश भी किया है। पिछले सभी एसोसिएट डायरेक्टर्स को उन्होंने डांट लगाई थी, लेकिन उन्होंने आपको कभी फटकार नहीं लगाई। ये तो कमाल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुशकिस्मत हूं कि वह मुझे प्रताड़ित नहीं कर रही है। मैं लगातार इससे इनकार करता रहा, लेकिन सेट पर फैली अफवाहें आखिरकार लू जिंगियन के कानों तक पहुंच गईं। लू जिंगियन दौड़ते हुए उनके पास आईं।
क्या आप बिंग बिंग की नई असिस्टेंट हैं? मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसे सुधारो। एसोसिएट डायरेक्टर, क्या इतनी कम उम्र का कोई व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है? युवा स्वामी लू, कृपया किसी को उसके बाहरी रूप से मत आंकिए। लू जिंगियन ने मुझे काफी देर तक घूरा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपसे पहले कहीं मिल चुका हूँ। आप जरूर गलत समझ रहे हैं। मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं थी। युवा गुरु के साथ पुरानी यादें ताज़ा करते हुए मैंने कार्य अनुसूची को व्यवस्थित करना जारी रखा। लू जिंगनियान ने ठंडी सी आवाज में कहा, मैंने फिल्म क्रू में तुम्हारे जैसे कई लोगों से मुलाकात की है। यह मत सोचो कि बिंग बिंग की कृपा से तुम्हें मौका मिल जाएगा। सामाजिक सीढ़ी चढ़ने के लिए मेरा सुझाव है कि आप अपनी जगह पहचानें। अन्यथा जब आपका दिल टूटेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आप असल में कहना क्या चाह रहे हैं? आप बिंग बिंग के पूर्व प्रेमी जैसे दिखते हैं। लू जिंगियन के ऐसा कहने के बाद उसने मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार किया। उसे उम्मीद थी कि मैं चौंक जाऊंगी और दुखी हो जाऊंगी, लेकिन मैंने उसे हैरानी भरी नजरों से देखा। तो क्या हुआ? वह आपको सिर्फ इसलिए महत्व देती है क्योंकि वह आपको एक विकल्प के रूप में देखती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह वास्तव में आपकी सराहना करती है। बिंग बिंग उस आदमी से बेहद नफरत करती है, इसलिए ज्यादा उत्साहित मत हो। मैंने अपने हाथों में रखा काम नीचे रख दिया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। अगर वह उससे नफरत करती है तो क्यों? क्या कोई विकल्प ढूंढने की जहमत उठाऊं? क्या ये कुछ विरोधाभासी नहीं है? लुजिंग अवाक रह गया। वह बहस करने में असमर्थ था। उसके जाने के बाद मेरा दिल बेचैन हो गया। तो बिंग बिंग मुझसे सचमुच नफरत करती है? उस रात बिंग बिंग ने अचानक मुझे एक संदेश भेजा जिसमें उसने मुझसे कुछ दवा लाने को कहा। महिला मुख्य किरदार को नाराज न करने के नियम का पालन करते हुए मैंने दवा खरीदी और इस बारे में बात की। मुझे लगा कि वह बस मुझसे मजाक कर रही है, लेकिन असल में वह सचमुच बीमार। उसके माथे से पसीना बह रहा था। क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आपकी सहायक कहाँ है? वह शहर में है और समय पर वापस नहीं आ पाएगी। ये तो अजीब बात है। निंग बिंग को पहले कभी पेट की समस्या नहीं थी। तुम्हारा पेट इस हालत में कैसे पहुंच गया? मैंने परीक्षा दोहराने के दौरान पूरे साल ठीक से खाना नहीं खाया। तुमने क्यों नहीं खाया? मुझे बचाने वाला कोई बचा ही नहीं था। मेरे लिए खाने का एक हिस्सा। उसने अपनी आंखें आधी खोली और मेरी तरफ देखा। इससे मुझे अतीत की याद आ गई। उस समय जब बिंग बिंग उस चटाई पर सोती थी, मैं हमेशा उसके लिए थोड़ा खाना बचाकर रखती थी, लेकिन जब तक वह अपना होमवर्क खत्म करती, उसने खाने का एक एक दाना चट कर दिया। कैंटीन का खाना बहुत ही घटिया होता है। वही हठी रवैया। मैंने मेज पर फैला हुआ खाना देखा। अभी भी गर्मागर्म खाना अभी अभी आया था, लेकिन पेट दर्द के कारण वह उसे निगल नहीं पा रही थी। कितना व्यर्थ। मैं हर रोज फिल्म सेट पर मिलने वाले लंच बॉक्स खा खाकर थक गई हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम खा लो, उसने बेपरवाही से कहा। उन्होंने कहा कि इसे ऐसे ही छोड़ देना व्यर्थ होगा। अगर तुम इसे नहीं खाओगे तो इसे मेरे लिए फेंक दो। मैंने डिस्पोजेबल चॉपस्टिक्स तोड़ी और मेज पर बैठ गई। मैंने चुपचाप खाना खाया। कमरा एकदम शांत था, एक कब्र। मुझे लगा कि बिंग बिंग सो गई है, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा तो वह मुझे देख रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही हमारी नजरें मिली उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वह फिर से उसी अंदाज में आ गई, मानो पूरी दुनिया उसकी ऋणी हो। उसमें जरा भी बदलाव नहीं आया है। हम दोनों हमेशा की तरह चुप हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। जब तक मैं जाने ही वाला था तब तक वह एक दूसरे से बात करती रही। तभी अचानक बिंग बिंग बोल पड़ी, लू जिंगियन और मेरा आपस में कोई रिश्ता नहीं है, न अतीत में, न वर्तमान में, और भविष्य में तो बिल्कुल नहीं। मैंने विनम्रता से सिर हिलाया। लेकिन मिसबा, मुझे अब कोई आपत्ति नहीं है। मेरे इस वाक्य से बिंग बिंग का चेहरा कई दिनों तक उदास रहा। कोई बात नहीं। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन शूटिंग खत्म होने से कुछ ही दिन पहले एक बड़ी दुर्घटना हो गई। यह एक नाव का दृश्य था जो तेज आंधी के बीच फिल्माया जा रहा था। तकनीशियन शौचालय गया हुआ था, इसलिए मुझे अस्थायी रूप से उसका काम संभालना पड़ा। मैं डेक के किनारे खड़ा था और अपने से भी ऊंचे बूम माइक को पकड़े हुए था। मैं लड़खड़ा रहा था, गिरने ही वाला था कि अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं नाव से नीचे गिर पड़ा। नीचे झील थी और मुझे तैरना नहीं आता था। उस अफरा तफरी के बीच मैंने एक जोरदार चीख सुनी। निंग बिंग की शियाओ वो मेरे पीछे सीधे पानी में कूद गई। वह घबरा गई और मुझे कसकर पकड़ लिया, जैसे कि वह मुझे फिर कभी जाने नहीं देगी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मैं जागा तो मैंने खुद को एक अनजान कमरे में पाया। बिस्तर के पास वाली मेज पर एक हाथ से लिखा हुआ नोट। यह मेरा घर है, स्टूडियो से ज्यादा दूर नहीं है। मैंने आपके लिए छुट्टी का अनुरोध कर दिया है। बस कुछ दिनों के लिए आराम कर लीजिए। अगर आपको अपनी छुट्टी में बदलाव करना हो तो कृपया कर दीजिएगा। कपड़े ड्रेसिंग रूम में पुरुषों के कपड़े हैं। मैंने अभी किसी को भेजकर उन्हें मंगवाया है। लिखावट देखकर मैं तुरंत समझ गया कि ये निंग बिंग की लिखावट है। कई अभिनेताओं के घर होते हैं, स्टूडियो के आसपास का इलाका, और निंग बिंग का घर भी इसका अपवाद नहीं था। मैंने पहले कुछ अफवाहें पढ़ी थीं कि वह अपना अधिकांश समय यहीं बिताती है। घर बहुत साफ सुथरा था। मैं ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ। सबसे पहले मेरी नज़र एक काले छाते पर पड़ी। ये बिल्कुल वही छाता था जिसका इस्तेमाल मैंने कई साल पहले बिंग बिंग को बारिश से बचाने के लिए किया था।
छाता बहुत पुराना था और उसकी गुणवत्ता घटिया थी, फिर भी उसे कमरे के ठीक बीचों बीच प्रमुखता से रखा गया था। मुझे अचानक उस दिन की याद आ गई। मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैंने उसे तूफान से बचाने के लिए इस छाते का इस्तेमाल किया था। निंगबिंग मुझे भगाने पर अड़ी रही। पता नहीं मैंने हिम्मत कहाँ से जुटाई कि उसकी आस्तीनें ऊपर करके उसके घावों की जांच करूं। वह गाली देने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। सौभाग्य से आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। यहीं रुकिए, बस यहीं रुकिए, मैं कुछ दवाइयाँ खरीदने जा रहा हूँ और मैं अभी वापस आती हूँ। मैंने जल्दी से छाता उसके हाथ में थमा दिया। जल्दी करो और जाओ। 10 मिनट बाद मैं वादे के मुताबिक दवाइयाँ लेकर वापस आए। कुछ खाना। भारी बारिश ने मुझे पूरी तरह से भिगो दिया था, जैसे कोई भीगा हुआ चूहा। वह बस चुपचाप मुझे देखती रही। उस दिन से बिंग बिंग ने फिर कभी मुझसे कोई कठोर शब्द नहीं कहा। बाद में मुझे पता चला कि उस दिन वह वास्तव में बहुत सदमे में थी। उसके जीवन में किसी ने भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा था और सचमुच उसके लिए वापस आया। मैं सबसे पहला था। यादें धुंधली पड़ गईं। मैंने कपड़े लिए और धीरे धीरे बदलने लगा, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी कमीज पहन पाता, ड्रेसिंग रूम का दरवाजा अचानक खुल गया। निंगबिंग और मेरी नजरें मिलीं। माहौल बेहद अजीब हो गया। निंगबिंग जल्दी से पीछे हट गई। कमरे से बाहर जाओ, मेरे कपड़े बदलने तक इंतजार करो। तुम अंदर इतने चुप क्यों थे? मुझे लगा तुम फिर से भाग गए हो। गुस्सा मत करो। बिंग बिंग एकदम शांत हो गई। उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया। ये वाक्य कमाल का असर करता था। जब भी बिंग बिंग को गुस्सा आता, मैं उससे धीरे से यही कहती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने समय बाद भी यह काम करेगा। मैंने अभी तक आपको दोष भी नहीं दिया है। ड्रेसिंग रूम में आने से पहले आपने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? ओह, मैंने नहीं खटखटाया। मुझे पता था कि तुम अंदर थी। उसका चेहरा इतना लाल देखकर मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। अगर इससे तुम्हें असहजता होती है, मैं माफ़ी मांग सकती हूँ। माफ़ी? मुझे बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि बाइंडिंग बिंग का स्वभाव भले ही जिद्दी और सख्त हो, लेकिन वह आश्चर्यजनक रूप से नर्म भी हो सकती है। कुछ बातों को लेकर मैं भोली हूँ। कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ी थकी हुई हूँ। मैंने गलती से कह दिया। ऐसा नहीं है कि तुमने इसे पहले नहीं देखा है। खैर, जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मुझे पता चल गया कि मैंने गड़बड़ कर दी है। वाकई, निंगबिंग ने अपने होंठ काट लिए और उसका चेहरा गर्दन तक लाल हो गया। मैंने जल्दी से कोशिश की। विषय बदलो। क्या तुम्हें आज शूटिंग नहीं करनी है? मेरा काम हो गया है। चलो मैं दलिया बना लेती हूँ। याद रखना, बाद में अपनी दवाइयाँ ले लेना क्योंकि मैं गिर गई थी। पानी। मुझे थोड़ी सर्दी लग गई थी। जब बिंग बिंग दलिया लेकर आए तो उसने अभी भी एप्रन पहना हुआ था। मैं खुद को कुछ और बार उसे देखने से रोक नहीं पाए। तुम कैसी लग रही हो? बहुत ही सौम्य, एप्रन पहने हुए। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, धन्यवाद। बिंग बिंग की आंखें चमक उठी, लेकिन उसका लहजा अभी भी उग्र था। इसे पूरा खा लो। मत खाओ। बचा हुआ खाना यहीं छोड़ देना। क्या आप कुछ और खाना चाहते हैं? मैं अनिच्छा से आपके लिए बना दूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहिए। कल सुबह मेरा कोई काम नहीं है। मैं आज रात सेट पर वापस नहीं जा रहा हूँ। मुझे खाना बनाने का समय मिल जाएगा। साथ ही आज रात तुम यहीं सोओगे। मैं मेहमान कमरे में सो जाऊंगा, लेकिन वहाँ कोई अतिरिक्त चटाई नहीं है। क्योंकि तुम बीमार हो, इसलिए बिस्तर पर ही रहो। खुद पर इतना दबाव मत डालो। निंगबिंग ने फर्श की ओर इशारा किया। पुराने दिनों की तरह मैं फर्श पर बिछी चटाई पर सोऊंगा। आधी रात को मेरा बुखार फिर से बढ़ गया। निंगबिंग मुश्किल से सो पाए। वह बार बार मेरे माथे पर रखी ठंडी पट्टी बदलती रहती थी। जब किसी को तेज बुखार होता है तो होश में रहना मुश्किल होता है, और मुझे दिन रात मतिभ्रम होने लगा। मुझे लगा कि मैं उसी तंग तहखाने वाले अपार्टमेंट में लौट आया हूँ। बिंग बिंग फर्श पर सो रही थी, कई इंच दूर लेटी हुई। मुझसे कुछ मीटर दूर खड़ी थी ताकि दूरी बनी रहे। हमारे बीच एक डेस्क थी। मैंने उधर देखा तो मुझे सिर्फ उसकी पतली पीठ ही दिखाई दी। एक बार की बात है, जब बाइंडिंग बिंग बीमार पड़ी तो उसने जिद करके इसे छिपाने की कोशिश की। आधी रात को मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जब मैं उठी और उसके माथे को छुआ तो वह जल रहा था। बहुत गर्मी थी। मैंने बुखार की दवा ढूंढी और बार बार उसका चेहरा पोंछकर उसे ठंडा किया। अचानक बाइंडिंग बिंग ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। काफी देर तक मानो उसे डर था कि मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा। उसने तभी मुझे छोड़ा जब आखिरकार उसे नींद आ गई। वह हमारा अब तक का सबसे अंतरंग संपर्क था। स्नातक होने से पहले ज्यादातर समय हम अजनबियों की तरह रहते थे। स्कूल में बस एक दूसरे को देखते ही गुजर जाते थे। बुखार भरे सपनों वाली एक रात के बाद मैं अगली सुबह उठा। सुबह जब हम उठे तो पता चला कि बिंग बिंग जा चुकी थी। उसे अचानक रीशूट के लिए बुलाया गया था। हालांकि उसके लिए ताज़ा पका हुआ खाना तैयार था। टेबल के ठीक बीच में चॉकलेट का एक डिब्बा रखा था जो सबसे महंगी ब्रांड की थी। मैंने अभी आधा खाना ही खत्म किया था कि कोई अंदर आ गया। मैंने सोचा बिंग बिंग लौट आई थी, लेकिन नई आने वाली महिला अपरिचित थी। फिर भी मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी। वह निंगबिंग की मैनेजर और उसकी करीबी भी थी। दोस्त। मैनेजर मुझे हैरानी से घूर रहा था। हे भगवान, मैंने हर संभव तरीके से समझाने की कोशिश की कि मैं फिल्म क्रू का सिर्फ एक एसोसिएट डायरेक्टर था। क्या है आपका नाम? आप मुझे फोंग शियावू कह सकते हैं।
वह इतनी हैरान हुई कि मानो उछल पड़ी। फोंग शियावू, आप सचमुच फोंग शियावू हैं? उसने अचानक पहचान की दृष्टि से मेरी ओर देखा। तो तुम शियावू हो? मेरे उलझन भरे चेहरे को देखकर उसने आगे कहा। उस समय बिंग बिंग तुम्हें ढूंढने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भटक रही थी। जब वह तुम्हें नहीं ढूंढ पाई तो उसने खुद को पूरी तरह से छोड़ दिया। उसने खाना पीना और सोना छोड़ दिया और पूरी तरह से टूट गई। खैर, अब सब ठीक है। उसे तुम मिल गए, इसलिए वह आखिरकार तुम्हारे साथ रह सकती है। शांति। 7 साल बाद आखिरकार उसे खुद को और यातना नहीं देनी पड़ेगी। आप मजाक कर रहे होंगे। मैं उसे सिर्फ 3 महीने से जानती थी। ऐसा नहीं है कि मैं इतनी अविस्मरणीय हूँ। आप क्या कह रहे हैं? आपको पता नहीं था? बिंग बिंग सिर्फ आपकी वजह से अभिनेत्री बनी। मेरी वजह से, उसके माता पिता के रिश्ते की वजह से। उसे बचपन से ही स्टार बनने की जिंदगी से नफरत थी। जब भी उसके परिवार वाले उसे डेब्यू करवाना चाहते थे वह हमेशा मना कर देती थी। लेकिन आप दोनों के बाद, ब्रेकअप के बाद, उसने अचानक घोषणा की कि वह एक अभिनेत्री बनना चाहती है। उसने कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको फिल्में पसंद हैं। उसने सोचा कि अगर वह स्टार बन गई तो वह फिल्मों में अपनी जगह बना सकती है। उसे देखने के लिए सबसे ऊंची और सबसे चमकदार जगह। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। एक रात ऐसा ही एक पल आया जब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने उससे बातचीत शुरू की। सहपाठी, क्या तुम जाग रहे हो? मैंने आज एक फिल्म देखी, शॉशैंक रिडेम्पशन। बहुत अच्छी है। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं भविष्य में फिल्में बनाना चाहता हूँ लेकिन अभी नहीं। इसमें बहुत पैसा लगता है ना? अफसोस की बात है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिल्म बनाने में इतना खर्च नहीं होता। मुझे लगा जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि मैं बस ख्यालों में खोई हुई थी। मैंने और कुछ नहीं कहा। पता चला कि उसे सब कुछ याद था। मैनेजर ने अविश्वास से आह भरी। इसमें सिर्फ 3 महीने लगे। उसे जीवन भर तुम्हारी याद दिलाओ। दोपहर में बिंग बिंग वापस लौटी। उसने अपने मैनेजर से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शूटिंग लगभग खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं थोड़ी साफ सफाई करने आया था। कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वापस जाना चाहिए। वैसे मुझे भी कुछ देर आराम करना है। अब और कोई काम तय मत कीजिएगा। दिखावे पर ध्यान मत दो। तुम सचमुच अपने दोस्तों से ज्यादा प्यार को चुन रही हो। याद है कैसे तुम मेरे सामने फूट फूट कर रोई थी जब तुम्हें वो नहीं मिला था? निंग द्वारा। बिंग ने उसे अजीब तरह से बीच में ही टोक दिया। मेरे बॉयफ्रेंड के सामने इन सब बातों के बारे में बात मत करो। मैंने उसके पूर्व बॉयफ्रेंड को सुधारने के लिए तब तक बात की जब तक तुम खुद उसे न कहो। मेरे लिए तो सब खत्म हो गया। इसे ब्रेकअप नहीं माना जा सकता। बिल्कुल नहीं। हालांकि मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, बस एक चिट्ठी। खत्म होते ही मैंने उसे फेंक दिया। इसे पढ़कर मुझे कैसे पता चलेगा कि इसे आपने खुद लिखा है या नहीं? स्थिति को देखते हुए मैनेजर चुपके से निकल गया। तुमने वो चिट्ठी देखी थी? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया था? मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे राज सबके सामने ला दूंगा। तुम में ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। इसके अलावा चाहे मुझे मिले या न मिले, चाहे खुलासा हुआ हो या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपने हाल ही में खबरें देखी हैं? मैं तो अवाक रह गया। बिंग बिंग फल धोने के लिए मुड़ गई। मैंने अपनी बात जारी रखी। ब्रेकअप के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की सहमति जरूरी होती है, चाहे आप इसे स्वीकार करें या न करें। हमारा कोई रिश्ता ही नहीं था। काफी देर तक निंग बिंग जम गई और मेरी तरफ मुड़कर देखने लगी। फन शियावू, तो तुम्हारा पीछा करना बेकार है। बिंग बिंग, क्या तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला? क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी असली पहचान नहीं बताई? या फिर लू जिंगियन की वजह से? मैंने तुम्हें समय रहते सब कुछ स्पष्ट रूप से नहीं समझाया? निंग बिंग का जवाब हाँ और ना दोनों है। हम दोनों कभी एक ही दुनिया के नहीं थे। जबरदस्ती मत करो। कमरे में सन्नाटा छा गया। पता नहीं कितना समय बीत गया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने शिकायत भरे लहजे में बात की, लेकिन मैं इसे जबरदस्ती करना चाहती थी। मैंने उसकी बातों को दिल पर नहीं लिया। शूटिंग खत्म होने के बाद मैं अपने गृहनगर वापस चली गई। मेरी चाची का पुराना घर को गिराया जाने वाला था। उसने मुझे सफाई में मदद करने के लिए बुलाया। भले ही अतीत में वह हमेशा अपने बच्चों को ही प्राथमिकता देती रही हो, फिर भी आखिरकार उसने ही मेरा पालन पोषण किया। मैं मतलबी नहीं हो सकती। वापस लौटते समय मैं अपने पुराने हाई स्कूल के पास से गुजरा। स्कूल का कुछ साल पहले जीर्णोद्धार हुआ था और उसमें काफी बदलाव आ गए थे। मैं कुछ देर स्कूल के गेट पर खड़ा रहा। अचानक एक आवाज आई, अरे क्या तुम वही हो? मुझे अब याद आ गया। तुम कितनी लंबी हो गए हो। मुझे तुम याद हो। एक महिला यूटिलिटी रूम से बाहर निकली। वह मुझसे ज्यादा बड़ी नहीं लग रही थी। तुम भी इसी स्कूल में पढ़ते थे, है ना? मुझे याद है, उस समय तुम बिंग बिंग के साथ एक ही क्लास में थे, है ना? उसने सिर हिलाया। और तुम वही हो जो बिंग बिंग से बहस करते? हाँ सही है। आज तुम अकेले क्यों हो? बिंग बिंग कहाँ है? क्या ऐसा नहीं है? क्या वह हमेशा तुम्हारे ठीक पीछे पीछे चलती है? मैं अपनी जगह पर जम गया, मेरे पीछे पीछे चलते हुए। हाँ, हर रात पढ़ाई के बाद बिंग बिंग चुपचाप आपके पीछे पीछे घर तक आती थी। आपको पता नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लड़की ने आगे कहा। उस समय मेरी उससे लड़ाई हो गई। लड़ाई के बीच में ही उसने अचानक कहा कि स्कूल की छुट्टी हो गई है और मुझे थोड़ी देर के लिए वापस जाना पड़ा। उस समय मुझे ये बहुत अजीब लगा।
भला उसके जैसी लड़की स्कूल वापस क्यों जाएगी। इसलिए मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया। पता चला कि वह बस गेट पर खड़ी इंतजार कर रही थी। जैसे ही आप बाहर आए, वह आपके ठीक पीछे पीछे चल रही थी। जब तक आप सुरक्षित घर नहीं पहुंच गए तब तक वह मुझे ढूंढने वापस नहीं आई। बाद में मुझे एहसास हुआ कि उसे डर था कि उसने आपको नाराज कर दिया था। इतने सारे लोग थे, कहीं आप पर भी असर न पड़ जाए, इसलिए वह आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपके पीछे पीछे आए। लड़की ने कोने पर लगे सिकोमोर के पेड़ की ओर इशारा किया। मैं वहीं खड़ी तुम्हारा इंतजार करती थी। 17 साल की निंगबिंग को काले कपड़े पहनना बहुत पसंद था। वह हमेशा रात के अंधेरे में घुल मिल जाती थी। एक तेज हवा का एक झोंका गुजरा। एक पल के लिए मुझे लगा कि वह अभी भी वहीं खड़ी है। मेरी चाची ने मुझे जल्दी आने के लिए फ़ोन किया। जब मैं पहुंचा तो सब लोग तहखाने को खाली कर रहे थे। जिस पलंग पर मैं सोता था, जिस डेस्क पर मैं काम करती थी, उस पर से सारा सामान हटाया जा रहा था। शियाओ, मुझे कुछ मिला है, आओ देखो। मेरी चाची ने फर्श के एक कोने की ओर इशारा किया। उस पर तुम्हारा नाम खुदा हुआ था। उस लड़की ने इसे खुदा था। क्या वो नहीं थी वही जो अब एक मशहूर स्टार है? आपको कैसे पता चला? ओह, वो एक बार मुझे ढूंढते हुए आई थी। कब की बात है मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन उस समय मुझे यहाँ एक चीज़ मिली और मैंने इसके लिए तुम्हें खूब खरी खोटी सुनाई। मुझे याद है कि तुम इस बात पर बहुत अड़े हुए थे। मैं तुमसे अब और बात नहीं करना चाहती थी। तुमने मना कर दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, सच बोलो। तुम बार बार यही कहते रहे कि यह तुम्हारा है, लेकिन मुझे पता था कि तुम उस तरह के बच्चे नहीं हो। बीते दिनों को याद करके मेरी चाची थोड़ी भावुक हो गई। जब तुम्हारी चाची ने तुम्हें डांटा, वह लड़की खिड़की के ठीक बाहर खड़ी थी। उसने सब कुछ देखा। उसके बाद वह मुझसे छुपकर मिलने आए। वह मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई और उसने स्वीकार किया कि यह उसकी गलती थी। मुझसे विनती कर रही थी कि मैं अब तुम्हें दोष न दूं। मेरी सांसें धीमी हो गईं और मैंने अपनी कमीज का किनारा कसकर पकड़ लिया। मुझे डर था कि वह लड़की तुम पर बुरा असर डालेगी, तो मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया कि वह अब तुम्हारी चटाई पर न सोए। बस बात कुछ ऐसी ही थी। 11वीं कक्षा के अंत के करीब बिंग बिंग ने खाना और रहने की जगह के लिए आना बंद कर दिया। उसने मुझे बताया कि उसे रहने के लिए जगह मिल गई है। असल में वह मुझसे परेशानी पैदा करने से डरती थी। जमीन पर खुदे हुए निशान इस बात का सबूत थे कि बिंग बिंग ने भी कई बेचैन और नींदहीन रातें बिताई थीं। बिंग बिंग ने कभी एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन अपने दिल में वह बहुत कुछ जानती थी। मेरा नाम 10,000 बार पुकारा गया। अगला कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं स्कूल के गेट से एक बार फिर अपनी चाची के घर तक पैदल गया। ये परिचित संकरा रास्ता घने सिकोमोर पेड़ों की कतारों से ढका हुआ था। मैं सड़क के अंत तक चलता रहा। सड़क के अंत में मैंने तहखाने की छोटी सी खिड़की को देखा, मानो किसी टेलीपैथी द्वारा निर्देशित हो रहा हो। मैंने अपना सिर घुमाया। बिंग मास्क पहने सड़क के दूसरी तरफ खड़ा था। 20 मिनट बाद हम उस भोजनालय में बैठ गए जहां हम शूटिंग खत्म होने के बाद से अक्सर जाया करते थे। वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो फिर भी इस ढाबे पर आएगी। ठीक बगल में पुराना स्विमिंग पूल था। मैंने भीड़ को देखा, अचानक आते जाते हुए, जवाब की चाहत में। निंगबिंग, उस गर्मी में मैं तुम्हें ढूंढने यहाँ आया था। तुम बहुत अधीर थी और तुमने मुझे भगा दिया। क्या तुम्हारे पास कोई जवाब है? मुझे अंदाजा नहीं है कि इससे कितना दर्द हुआ। निंगबिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। मैं अधीर नहीं हो रही थी, मैं बस डरी हुई और चिंतित थी। वह पूल हॉल अच्छा नहीं था। उस दिन मेरे साथ जो लोग थे वे भी अच्छे लोग नहीं थे। वे लड़कियां हमेशा मुझे फंसाने की साजिश रचती रहती थीं। जब तुम वहां पहुंचे तो मैं सचमुच डर गई थी। मुझे डर था कि वे अगला निशाना तुम बनाओगे। बिंग बिंग ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ लीं। उसने सावधानीपूर्वक उत्तर दिया, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत तनाव में थी और मेरी वजह से आपको गलतफहमी हो गई। तभी मालिक ने हमारी टेबल का नंबर पुकारा। मैंने पूछा। बिंग बिंग पानी की बोतल खरीदने चली गई। उसके जाते ही मैं कई महिलाओं से घिर गई। अरे हैंडसम, क्या हमें आपका संपर्क नंबर मिल सकता है? क्या वो लड़की अभी आपकी गर्लफ्रेंड थी? वो मास्क लगाकर क्यों खा रही थी? क्या वो बीमार है? मैंने उन्हें ठंडे लहजे में देखा। हट जाओ। वाह, क्या गुस्सा है। क्या आपको पता है कि इस मोहल्ले को कौन चलाता है? मुखिया महिला ने मेरी ठुड्डी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। अगले ही पल उसने एक तीखी चीख मारी। उसने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। मैं औरतों को नहीं मारता। ठीक उसी क्षण बिंग बिंग ने जवाब दिया, वह तुम्हें नहीं मारेगा, लेकिन मैं मारूंगी। बिंग बिंग ने अपना भेष और आदर्श छवि पूरी तरह से त्याग दी। उसके पूरे शरीर से जानलेवा इरादा झलक रहा था। मैं उसे स्तब्ध होकर देखता रहा। ये वही थी, मेरी जानी पहचानी। बिंग बिंग लौट आई थी। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था कि बिंग बिंग उन चारों का एक साथ सामना कर सकती थी, लेकिन मुझे उसे रोकना ही था। अब उसकी स्थिति बहुत खास थी। लड़ाई में पड़ना ठीक नहीं था, लेकिन बिंग बिंग जिद्दी थी, उन चारों को घूरते हुए न्याय पाने पर अड़ी हुई थी। बिंग बिंग, ऐसा मत करो। ठीक वैसे ही मैंने उसका हाथ खींचा। निंग बिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, मानो उसका पूरा अस्तित्व धुल गया हो। उसकी हत्या करने की इच्छा गायब हो गई और उसकी तीक्ष्णता भी कोमल हो गई। इसे भूल जाओ, चलो निंग बिंग के पास से भागते हैं। निंग बिंग ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। हम तेजी से बाहर भागे, गलियों और भीड़ के बीच से दौड़ते हुए। हम दौड़ते रहे।
कभी थकान महसूस नहीं होती थी। मेरे दिल की धड़कन की आवाज़ बहुत तेज सुनाई दे रही थी। मेरे कानों में धक 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 की आवाज़ गूंज रही थी। पिछली बार मैंने यह आवाज़ सुनी थी क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरे अंदर जो युवा उत्साह भर दिया था, और इस पल भी वह बिल्कुल वैसी ही जिद्दी लड़की लग रही थी। हम दौड़ते हुए वापस मेरे घर आ गए। मैं चाची के घर गया और तहखाने में घुस गया। ये जगह अब खाली है, यहाँ कोई फर्नीचर नहीं बचा है। ये कल गिराए जाने का इंतजार कर रही है। यहाँ तक कि बल्ब भी गायब हैं, बस चांदनी ही बची है। शिया वो पर चमक बिखेरती है। हम दोनों ने बिना योजना बनाए एक ही समय पर बात की। फिर हमने तय किया कि मैं पहले बोलूँगी। क्या तुम सच में हर दिन मेरे साथ घर तक पैदल जाती थी? तो फिर हाँ, उस समय मेरा गुस्सा बहुत तेज था और मैंने कई लोगों को नाराज कर दिया था। मुझे तुम्हें अकेले जाने देना सुरक्षित नहीं लगा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इसका क्या मतलब था? तुम्हें बताने में क्या हर्ज है? वह मुस्कुराए और बोली, कॉलेज प्रवेश परीक्षा तो तुम्हें ही देनी थी। तुम्हें बस पढ़ाई पर ध्यान देना था। तुम सब कुछ छोड़ सकती थी मेरे लिए कुछ और। मैंने जमीन पर खुदी हुई आकृतियों की ओर इशारा किया। तो इन शब्दों का क्या मतलब है? इनका मतलब है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं एक पल के लिए जम गया। 17 साल की उम्र में तुमने कभी नहीं कहा। निंगबिंग ने अपनी नज़रें झुका लीं और धीरे से बात करते हुए बोली, उस समय मुझे ये कहना नहीं आता था। निंगबिंग का अतीत थोड़ा अनोखा था। उसके माता पिता थे, लेकिन मानो उनका कोई अस्तित्व ही न हो। ठंडे और दूर के रिश्तों में पली बड़ी उसे कभी किसी ने प्यार करना नहीं सिखाया, न ही किसी ने उसे यह बताया कि उस प्यार को कैसे व्यक्त किया जाए। बिंग बिंग, पहले उसे लगता था कि मेरे सामने झुकना और मुझ पर पैसे खर्च करना ही उसके कबूलनामे का तरीका था। जब मैंने पहल करके कबूलनामा किया तो वह वास्तव में बहुत खुश हुई। लेकिन प्यार पाने या अंतरंगता की आदत न होने के कारण वह बहुत निष्क्रिय व्यवहार करती थी। निंगबिंग आईने के सामने मैं तुम्हें पसंद करती हूँ कहने का अभ्यास करती थी, लेकिन उसे बहुत शर्म आती थी क्योंकि वह ये कह नहीं पाती थी। उसने इसे लिख लेने का फैसला किया। उसने दूसरी लड़कियों की तरह ही 1000 कागज़ की सारस आकृतियां बनाई। हर सारस के अंदर उसने लिखा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसने ये मुझे मेरे जन्मदिन पर देने की योजना बनाई थी। अफसोस की बात है कि वह उस दिन तक इंतजार नहीं कर सकी। बाद में उसने अलग अलग तरह के जीवन जीने का अनुभव लेने के लिए अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा और आखिरकार खुद को अभिव्यक्त करना सीख लिया। लेकिन जिसे वह बताना चाहती थी वह अब उसके साथ नहीं था। कुछ पल की चुप्पी के बाद मैंने पूछा, तो लू जिंगी का क्या हुआ? निंगबिंग ने सिर हिलाया। उसने जवाब दिया, मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसने एक बार मेरी जान बचाई थी। जब मैं छोटी थी मेरे माता पिता मेरी परवाह नहीं करते थे। वही इकलौता था जो मेरे साथ खेलने आता था। एक बार मुझे बुखार हो गया था और वही सबसे पहले मुझे ढूंढने आया था। उसने रोते हुए खूब हंगामा किया। बड़ों का ध्यान मेरी ओर गया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि मैं बीमार हूँ। डॉक्टर ने कहा कि अगर मुझे और देर से लाया जाता तो बुखार से मेरा दिमाग खराब हो सकता था। बीते दिनों को याद करते हुए बिंग बिंग ने हल्के फुल्के अंदाज में हंसते हुए कहा, तब से मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे अपने सगे भाई की तरह मानूंगी और उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। पिछले कुछ वर्षों में मैंने सचमुच उसे भाई की तरह माना। लेकिन उस गर्मी की छुट्टी का एक दूसरा पहलू भी था। लू जिंगियन ने मुझे धमकी दी। उसने कहा कि अगर मैं उसे साथ नहीं ले गया वह मेरे माता पिता से चुगली करके तुम्हें पूरी तरह से नापसंद करने लगेगा। मेरे माता पिता ने हमेशा लू जिंगियन पर भरोसा किया है। अगर वह सच को बड़ा चढ़ाकर बताएगा तो ये आपके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता था। वैसे भी मुझे अपने माता पिता के चरित्र पर कभी भरोसा नहीं था। अगर वे अपना गुस्सा आप पर निकालते तो शायद वे आपके पीछे गंदी चालें चलते। उन दृश्यों की वजह से शायद तुम विश्वविद्यालय भी न जा पाओ। मुझे अचानक समझ आ गया। तो इसीलिए तुमने मुझे उससे पंगा न लेने को कहा था। बिल्कुल सही। निंगबिंग को ठीक से पता था कि मैं किस घटना का जिक्र कर रही थी। जब लू जिंगियन ने कहा कि तुमने उसे फंसाया है तो उस समय मुझे उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ। मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं होगा। मैं तो ये भी नहीं चाहती थी कि तुम उससे एक शब्द भी बोलो। इस तरह तुम सुरक्षित रहोगी। वह उदास लग रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इससे इतनी गहरी गलतफहमी पैदा हो जाएगी। दरअसल आप मुझसे सीधे पूछ सकते थे, बीते दिनों को याद दिलाते हुए। मेरा दिल उलझनों से भरा हुआ था। भावनाएं। उसे किसी से प्यार करना नहीं आता था। लेकिन क्या मुझे आता था? क्या मुझे सच में आता था? नहीं, मुझे भी नहीं आता था। अपने माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण मैंने बहुत पहले ही किसी से सवाल करने का साहस खो दिया था। मेरी दुनिया में पढ़ाई और काम में सिर झुकाकर ही मैं कभी कभार प्रशंसा पा सकता था और दोबारा त्यागे जाने से बच सकता था। इसलिए जब निंगबिंग का सामना हुआ, मैं उससे जरा सा भी सवाल करने की हिम्मत करने से बेहतर दुख से मरना पसंद करूंगी। गुस्सा करने की तो बात ही छोड़िए। प्यार करना न जानना हम दोनों की साझा बीमारी थी। चांदनी पानी की तरह कोमल थी। लेकिन एक और बात थी। मैंने बिंग बिंग से कबूल किया कि मैं विदेश इसलिए गया था क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने इसका खर्च उठाया था। मुझे ऐसा ही लगा था। सच तो यह है कि आपको जाना जरूरी नहीं था, लेकिन विदेश में पढ़ाई करने का शायद यही आपका एकमात्र मौका था। मैं एक बार स्वार्थी हो गया था। मैं समझता हूँ कि मुस्कुराते हुए बेहद सौम्य दिखना स्वाभाविक है। शियावू, तुम बहुत दयालु हो।
मैं वास्तव में आशा करता हूँ कि तुम थोड़ा और स्वार्थी बनो। बाहरी दुनिया को तुम्हें चोट पहुँचाने मत दो। अगर तुम अब से अपने करियर पर ध्यान देना चाहते हो, कोई बात नहीं, मैं आपके बताए रास्ते पर चलूंगा। आप सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीत चुकी हैं और आपका भविष्य उज्ज्वल है। फिर आप मुझे क्यों फॉलो कर रही हैं? यहाँ तक कि फिल्म स्टार बनने की शुरुआत भी मैंने आपकी वजह से ही की थी, लेकिन हम दोनों को बस इतना ही पता था। हम 3 महीने तक एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं सिर्फ 3 महीने तक नहीं टिकीं। निंगबिंग एक कर्मठ महिला थी, सिर्फ खोखले शब्दों वाली नहीं। अगले दिन उसने पोस्ट किया, वेबो पर सार्वजनिक रूप से सर्च करने पर मुझे आजीवन सदस्यता के बदले 3 महीने के लिए टैग करने का भी ऑफर आया। सर्च इतना तेज हुआ कि सर्वर लगभग क्रैश हो गए। पूरा इंटरनेट सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। मुझे डर था कि उसके माता पिता उसे ढूंढ लेंगे और फिर से मुश्किलें खड़ी कर देंगे। लेकिन मेरी चिंता बेकार थी। बाइंडिंग बिंग अब 25 साल की थी, तो क्या हुआ अगर उसके माता पिता उसे ढूंढ भी नहीं पाए? क्या वे मंजूरी देते हैं? बाइंडिंग बिंग के व्यक्तित्व को देखते हुए वे बिल्कुल भी दखल नहीं दे सकते थे। शायद वे 7 साल पहले भी उसे नियंत्रित नहीं कर पाते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। इसके बजाय मुझे ही निशाना बनाया गया। उस समय मैं अपनी ही असुरक्षा के कारण हार गया था। बिंग के सार्वजनिक होने के बाद उसी दिन लू जिंगियन नाम का एक और व्यक्ति भी हॉट सर्च में शामिल हो गया। गुस्से में मुझसे मिलने आया। मुझे आश्चर्य हुआ कि तुम मुझे इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हो। तो तुम असल में फोंग शियावू हो? हाँ। तो बिंग से तुरंत ब्रेकअप क्यों कर लिया? उससे तो मेरी सगाई हुई है। मैंने बोलने में हिचकिचाते हुए अपना मुंह खोला। बिंग आ गई थी। वह लू जिंग के ठीक पीछे खड़ी थी। लू जिंग अभी भी मुझे उकसा रही थी। क्या तुमने ऑनलाइन लोगों की राय देखी है? सब कहते हैं कि तुम बस एक लालची औरत, मेरे और बिंग के बीच आने वाली एक तीसरी पहिया। अगर तुम अपनी नौकरी नहीं खोना चाहते तो अभी रिश्ता तोड़ दो और उसे मुझे वापस दे दो। किस तरह की औरत? क्या हम दोनों के बीच कोई भावनाएं हैं भी? मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? बिंग की आवाज़ एकदम ठंडी थी। लू जिंगियन हकलाते हुए बोली, बिंग, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इस हारे हुए के बहकावे में आ जाओगी। अपनी जबान संभालो। बिंग ने ठंडे लहजे में मेज पर हाथ पटका। उसकी आवाज़ में धमकी का गहरा भाव था। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ एक भाई, तुम बेवजह गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने जितना हो सकता था उतना सब्र रखा है। अगर हम भाई बहन हैं तो किसी और रिश्ते की गलतफहमी में मत रहो, नहीं तो हम दोस्त भी नहीं रहेंगे। लू जिंगियन से पहले कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। वह गुस्से से दहाड़ उठा। निंगबिंग ने तुम पर जादू कर दिया है ना? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। सम्मेलन, बस इंतजार करो। लालची होने के कारण उसकी बदनामी कभी नहीं सुधरेगी। सबसे पहले तो तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध का कोई कानूनी आधार नहीं है। दस्तावेज, ये तो बस बड़ों के बीच का मजाक था। मैं सार्वजनिक रूप से कई बार इसका खंडन कर चुकी हूँ। बिंग ने अपनी आंखें सिकुड़ी। दूसरी बात, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करो, मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। लेकिन ये पैसे, ये नीच बदमाश तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। निंगबिंग ने अचानक दया भरी नजरों से उसकी ओर देखा। तुम तो बस गरीबों का मजाक उड़ाने के लिए मुंह खोलते हो। लू जिंगनियान, क्या तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? बिल्कुल, मैंने किया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। निंगबिंग, उसे बीच में ही रोक दो। मान लो मेरा सरनेम बाना होता और मेरे माता पिता मशहूर सितारे न होते। मान लो मैं सड़कों पर भटकने वाली एक आवारा लड़की होती। क्या तब भी तुम मुझसे प्यार करते? लुजिंग एकदम शांत हो गई, मानो उसने इस सवाल पर कभी विचार ही न किया हो। बरसात के दिन अगर आपने मुझे सड़क किनारे उस हालत में बैठे देखा होता तो क्या आप मेरे लिए छाता पकड़ते? नहीं, तुम तो मुझे समाज का नीच इंसान कहकर कोसते। तुम्हें मेरी हैसियत से मतलब है, मुझसे एक इंसान के तौर पर नहीं। तुम ये बात भी स्वीकार नहीं कर सकते कि मैं कभी एक बदमाश था। लड़की, निंगबिंग ने मुझे खींचकर दूर कर दिया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लू जिंगियन वहीं जमकर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी बहुत जोर का झटका लगा हो। पता नहीं उसे आखिरकार समझ आया या नहीं, लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे पता चला कि लू जिंगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तय समय पर ही हो रही थी। बिंग के पास कुछ नहीं था। सम्मेलन को रोकने की शक्ति तो उनके पास थी, लेकिन उन्होंने आने वाले जनसंपर्क संकट से निपटने के लिए काफ़ी तैयारी कर रखी थी। हालांकि सम्मेलन हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। लू जिंगान कैमरे के सामने सलीके से कपड़े पहने हुए आए, लेकिन उनका चेहरा थका हुआ लग रहा था। उन्होंने थकी हुई आवाज़ में कहा, आज मैं कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। बिंग और मैं, उसकी कभी सगाई नहीं हुई थी। पूरा हॉल हलचल से भर गया। हर कोई फिल्मी रानी के धोखे से जुड़े किसी सनसनीखेज घोटाले जैसी खबर की उम्मीद में आया था। बिंग और मैं बचपन से साथ साथ पले बड़े हैं, हमारे दोनों परिवारों के बीच व्यापारिक साझेदारी के कारण। लेकिन वो मुझे भाई की तरह मानती है और मैं उसे छोटी बहन की तरह। सगाई की अफवाहें बिल्कुल बकवास हैं। हम दोनों में से किसी ने भी इसे कभी स्वीकार नहीं किया। हमारे माता पिता तो बस मजाक कर रहे थे। यह आधिकारिक नहीं था। मैंने कभी बिंग से प्यार नहीं किया और न ही उसने। मुझे उम्मीद है कि सबने ये सब बंद कर दिया होगा। ये निराधार अफवाहें फैला रहे हैं। जहां तक फन शियावू की बात है, लू जिंगियन एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, सच में, वह है।
बाइंडिंग बिंग का पहला प्यार। मैंने एक बार उसके रूप रंग के आधार पर उसका आकलन किया था और मुझे उस पर बहुत खेद है। जनता की राय तुरंत पलट गई। नेटिजन्स ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। लू जिंगियन के पहले के अहंकारी बयानों को खोदकर निकाला गया और उन पर गर्मागर्म बहस हुई। लेकिन अच्छी खबर यह थी कि बिंग बिंग ने जो जनसंपर्क सामग्री तैयार की थी वह कारगर साबित हुई। अब इसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। मैं बहुत उत्सुक थी। अचानक उसका मन क्यों बदल गया? बिंग बिंग खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगर उसने अपना मन नहीं बदला होता, हमारे दोनों परिवारों को भविष्य में सहयोग करने का मौका भी नहीं मिलेगा। बिंग बिंग इस समय अपने परिवार में सबसे शक्तिशाली सदस्य है। पारिवारिक कंपनी, अब सब कुछ उसके हाथ में है। लू जिंगियन को व्यापारिक साझेदारी के लिए सिर झुकाना पड़ा। आधा साल और बीत गया। बिंग बिंग के पिता बीमार पड़ गए और अब वह सब कुछ संभाल नहीं पा रही थी। उसकी मां ने भी घर पर रहकर उसकी देखभाल करने के लिए अपने अधिकांश कार्यक्रम रद्द कर दिए। इसके विपरीत बिंग बिंग का करियर, वह पहले से कहीं अधिक सफल हो गई। पूर्ण नियंत्रण उसके हाथों में होने के कारण बड़े बुजुर्ग अब हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। वे उसके किसी भी निर्णय में दखल नहीं दे सकते थे। जब बा निंग बिंग को सब कुछ समझ आ गया, ऐसा लगा जैसे वह एक अलग ही इंसान बन गई हो। अतीत में उसमें जिस भी चीज की कमी थी, अब वो इसकी भरपाई करना चाहती थी। उसके वेब ब्लॉग पर आधी सामग्री मेरे बारे में थी। वो जिस भी शो में जाती मेरा जिक्र जरूर करती। मैं पहले एक विद्रोही लड़की हुआ करती थी। मेरे बॉयफ्रेंड की वजह से ही ऐसा हुआ था। उसने मुझे अंधेरे से बाहर निकाला और रोशनी दिखाए। लेकिन उस अतीत ने कुछ गहरे आघात भी छोड़े जब भी वह मुझे नहीं ढूंढ पाती थी। निंग बिंग के द्वारा वह घबरा जाती थी, इस बात से भयभीत हो जाती थी कि मैं उसे फिर से छोड़ दूंगा। कभी कभी वह आधी रात को अचानक जाग जाती थी, मुझसे कसकर लिपट जाती थी और मुझे छोड़ने से इनकार कर देती थी। वह लगातार मेरा नाम पुकारती रहती थी। श्यावा, वह ठंडी फिल्मी रानी जिसे सबने देखा था। जब वह मेरे साथ होती थी तो नखरे दिखाती और मुझसे चिपकी रहती थी। वह मेरा नाम पुकारती थी बार बार, मुझे अतीत की धूल के नीचे दबी हुई नक्काशी की याद दिलाते हुए। 27 वर्ष की आयु में निंग बिंग और मैं, हम अपने पुराने स्कूल में दोबारा गए। जवानी बिल्कुल 4 ऋतुओं की तरह होती है। एक पीढ़ी जाती है और दूसरी उसकी जगह ले लेती है। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो उत्साह से भरे होते हैं, युवावस्था की ऊर्जा, और हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो अपने पहले दिल की धड़कन के क्षणों से भ्रमित हो जाते हैं। हमारी पुरानी कक्षा के बाहर एक विशाल सिकोमोर का पेड़ खड़ा था। हम दोनों उन 7 वर्षों के दौरान निंगबिंग के पास छात्रों के पढ़ने की गूंजती आवाज को सुनते हुए उसकी जड़ों के नीचे खड़े रहे। क्या होता अगर मैं कभी वहां नहीं गया होता? वापस आओगे? तुम तो हमेशा वापस आओगे। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? तुम तो सालों पहले उस बरसात के दिन मेरे लिए वापस आए थे, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम आओगे। इस बार भी वह मेरे पास लौट आए। मैं ही उसकी जिंदगी का इकलौता इंसान था जो उसे छोड़कर गया था और फिर वापस लौटा था। और अब भी हम दोनों ही हैं, नीचे खड़े हैं। कक्षा की खिड़की के पास खड़ी निंगबिंग ने मुझे चूमने के लिए अपने पंजों पर खड़ी हो गई। शियाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाई स्कूल में मैंने एक ऐसी लड़की को अपना दोस्त बना लिया था जिसे कोई और नहीं चाहता था। आज से ठीक 10 साल पहले मैंने उसे पाया था और आज ही के दिन हमने आधिकारिक तौर पर अपनी शादी पंजीकृत करवाई थी। अगर कोई मुझसे पूछे तो भविष्य में मुझे जो सबसे बेहतरीन प्रेम पत्र मिला, मैं उसे बताऊंगी कि वह स्कूल की छुट्टी के बाद की वह सनकरी गली थी और वे अंधेरी रातें थीं जहां हम एक दूसरे का साथ देते रहे।